ऑल ऑफ यू, जय हिंद। मैं अजय रावल आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 8 किसान, जमींदार और राज्य 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच की चर्चा इस चैप्टर में की जाएगी। यह टेस्ट एवं अभ्यास कार्य है। इसको शुरू करने के पहले आप मेरे YouTube चैनल योर डेस्टिनेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि समय पर लेटेस्ट वीडियो की सूचना आपको मिल सके। इस चैप्टर के टेस्ट एवं अभ्यास कार्य को शुरू करें उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आप स्वयं भी इस टेस्ट एवं अभ्यास कार्य में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि आप भी अपना स्वमूल्यांकन कर सकें। तो हम शुरू करते हैं टेस्ट चैप्टर 8 किसान, जमींदार और राज्य। सबसे पहले मेरे सभी टेस्ट में आप देखेंगे, सबसे पहले आपको अपना नाम ऐड करना है, फिर पिता का नाम ऐड करना है आपको, संस्था का नाम ऐड करना है आपको और आपके मोबाइल नंबर। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे हमारा टेस्ट। पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है आपके पास बाबर, अकबर, जहांगीर या हुमायूं। तो भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर को माना जाता है। ठीक है, बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। है ना, यहाँ पर आपके दो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। बाबर ने भारत पर कब कब्जा किया था? 1526 ईस्वी में। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत का अंत कब हुआ? 1526 ईस्वी में। और युद्ध कौन सा था? पानीपत का प्रथम युद्ध। तो एक और एक स्थान तय हो रहा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब एवं किसके बीच हुआ? तो आप लिख सकते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। और परिणाम क्या निकला? बाबर की विजय हुई थी। ठीक है, तो 1526 में दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और एक नए राजवंश की नींव डली थी जो मुगल राजवंश के नाम से प्रसिद्ध है। कभी कभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में बाबर का वास्तविक नाम भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइन ए अकबरी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन गुलबदन बेगम, अकबर, अबुल फजल या बाबर। तो आइन ए अकबरी के जो रचनाकार है वो है अबुल फजल। आइन ए अकबरी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, यह आप जरूर नोट भी कर लें। आइन ए अकबरी अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा का एक भाग है। यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, अकबरनामा का एक भाग है ना, आइन ए अकबरी। ठीक है, तो अब एग्जाम में कभी ये भी पूछा जा सकता है कि अकबरनामा का रचनाकार कौन? तो वो भी अबुल फजल ही है। ठीक है, अकबरनामा का रचनाकार 1591 ईस्वी में पूर्ण किया गया था। ओके, यह फारसी भाषा में लिखा गया था और इसमें मुगल काल की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ठीक है, इस ग्रंथ से हमें मुगल काल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अब यहाँ पर कई वस्तुनिष्ठ मिलेंगे, इसलिए आप स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है उसको बहुत अच्छे तरीके से राइट डाउन जरूर कर लीजिएगा। यह ग्रंथ 3 भागों में विभक्त है। ठीक है, बुक में भागों की जगह जिल्द लिखा हुआ रहेगा तो जिल्द को भाग भी कहा जा सकता है। पहले 2 भाग ऐतिहासिक घटनाओं के हैं और तीसरा भाग आइन ए अकबरी का है। ठीक है, आइन ए अकबरी में उन शाही नियमों का संग्रह है जिनका संकलन अकबर द्वारा अपने साम्राज्य के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया गया था। ठीक है, तो इसमें नियमों का संग्रह है आइन ए अकबरी में। ओके, आइन ए अकबरी को भी 5 भागों में बांटा गया। एक और वस्तुनिष्ठ यहाँ पर तैयार हो रहा है, आइन ए अकबरी को कितने भागों में बांटा गया? तो आइन ए अकबरी को 5 भागों में बांटा गया। इन 5 के नाम भी आपको पता होना चाहिए। मंजिल आबादी पहला है जो शाही परिवार से संबंधित है, सिपहा आबादी जो सैनिक एवं नागरिक प्रशासन से संबंधित जानकारी इसमें मिलेगी आपको,
तीसरा है मुल्क आबादी, जिसमें राजस्व व्यवस्था से संबंधित जानकारी मिलेगी। चौथा और पांचवा जो इसका भाग है उसमें धार्मिक, साहित्य और सांस्कृतिक रीति रिवाज के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये वाला आप आइन ए अकबरी के बारे में ये जानकारी दी गई है ये आप जरूर राइट डाउन करें और इसको जरूर याद करें। ओके, तीसरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे किसान जिस गांव में रहते थे उसी गांव में खेती करते थे, मुगल काल में उन्हें क्या कहा जाता था? ठीक है, काश्तकार, पाही काश्तकार, खुद काश्तकार या किसान। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ऐसे किसान जिस गांव में रहते थे उसी गांव में खेती करते थे, तो उनको हम क्या कहेंगे? खुद काश्तकार कहते हैं। ये वाला प्रश्न आपने मेरे क्विज में भी देखा था। ठीक है, वहां पर पूछा गया था कि जो जहाँ रहते थे वहाँ खेती नहीं करते थे तो उन्हें हम पाही काश्तकार कहते थे, और जो जहाँ रहते थे उसी गांव में खेती करते थे तो वो खुद काश्तकार कहलाते थे। ओके, इसमें थोड़ा कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन भी परीक्षा में 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन्स ए कामिल का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन, सर्वोत्तम आदमी, सर्वोत्तम हथियार, सर्वोत्तम श्रृंगार या सर्वोत्तम फसल। तो जिन्स ए कामिल का अर्थ होता है सर्वोत्तम फसल। ठीक है, सर्वोत्तम फसलों में क्या क्या आता है? कपास, तिलहन, दलहन, अफीम आदि फसलों को जिन्स ए कामिल कहा जाता है। ये जितने भी फसलें हैं ये सब नकदी फसलों की श्रेणी में भी गिनी जाती है। ठीक है, उच्च कोटि की जो फसलें होती है उसको जिन्स ए कामिल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल काल में जो अपनी आजीविका के लिए मुख्यतः जंगल के उत्पादों, शिकार और स्थानांतरित खेती पर निर्भर रहते थे उन्हें क्या कहा जाता था? ऑप्शन है आपके पास, रैयत, मल्लाह, प्यादा या जंगली। तो इसका राइट आंसर है जंगली। आप यहाँ पर बिल्कुल वर्तमान में जैसे जंगली शब्द का जो इस्तेमाल किया जाता है वो असभ्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। 16वीं से 17वीं शताब्दी में जंगली शब्द का प्रयोग ऐसे लोगों के लिए किया जाता था जो अपनी आजीविका के लिए मुख्यतः जंगल के उत्पादों, शिकार और स्थानांतरित खेती पर निर्भर रहते थे। स्थानांतरित खेती मतलब आज यहाँ खेती की कल कहीं और, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो जाते रहते थे उसको स्थानांतरित खेती भी करते थे। एक जगह निर्धारित खेती नहीं की जाती थी। ऐसे जो लोग थे वो सब जंगली कहलाते थे, है ना। वर्तमान में हम जंगली मतलब असभ्य समझते हैं, लेकिन उस समय के वो असभ्य व्यक्ति नहीं थे, वो जंगल के उत्पादों, शिकारों पर निर्भर रहने वाले थे, उनको जंगली कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है आपका, भू राजस्व की 10 साला बंदोबस्त प्रणाली किस मुगल शासक द्वारा लागू की गई? ऑप्शन है आपके पास, मुगल शासक बाबर, मुगल शासक हुमायूं या मुगल शासक अकबर या मुगल शासक जहांगीर। तो इसका राइट आंसर है मुगल शासक अकबर के शासनकाल में 10 साला बंदोबस्त प्रणाली लागू की गई थी। अब मुगल सम्राट अकबर ने जब इसको लागू की थी तो यह वित्त मंत्री जो राजा टोडरमल थे उनकी सहायता से इस प्रणाली को तैयार किया गया था और उनके शासनकाल में इसे लागू किया गया था। ठीक है, यही इसको आइन ए 10 साला भी कहा जाता है ना। 10 साला बंदोबस्त प्रणाली तो है ही सही, इसका एक और क्या नाम है, आइन ए 10 साला भी इसको कहा जाता है। इसकी सबसे मुख्य विशेषता है क्या है, इसमें पहले 10 वर्षों के मूल्य का औसत मिलाकर लगान निश्चित कर दिया जाता था और वही लगान लिया जाता था या वही लगान वसूल किया जाता था। ठीक है, यही 10 साला बंदोबस्त प्रणाली है। यह प्रश्न आपका एग्जाम में आता ही आता है। अगला क्वेश्चन है आपका, 16वीं से 17वीं शताब्दी में भारत में कितने प्रतिशत लोग गांव में निवास करते थे? लगभग 70%, 75%, 80% या 85%? तो राइट आंसर है लगभग 85% लोग गांव में निवास करते थे। साथ ही लगभग 85% लोग ही उस समय खेती भी करते थे, कृषि पर ही डिपेंडेंट थे। वर्तमान में भी लगभग 75 से 80% जनता खेती पर अभी भी निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है आपके पास, बहादुर शाह द्वितीय, आलम शाह, औरंगजेब या आराम शाह। तो राइट आंसर है बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय के बारे में आपको पता होना चाहिए, यह 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी
यह इन्हीं के नेतृत्व में लड़ी गई थी, है ना, बहादुर शाह द्वितीय के नेतृत्व में ही यह क्रांति लड़ी गई थी। ठीक है, अंग्रेजों ने इन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया था और भारत में ब्रिटिश शासन का सत्ता का सूत्रपात हो गया था। ओके, ब्रिटिश शासन ने अपने कब्जे में ले लिया था। तो अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को आजीवन कारावास का दंड दिया था और रंगून आधुनिक म्यांमार भेज दिया गया था और वहीं पर इनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो यहाँ पर आपके आगे आप पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के बारे में भी, तो वहाँ पर इसके बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी। अभी फिलहाल आप इतना याद रखिए 1857 की क्रांति किसके नेतृत्व में लड़ी गई, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर बहादुर शाह द्वितीय के नेतृत्व में लड़ी गई थी। ठीक है, और अंतिम बादशाह कौन, तो अंतिम बादशाह भी बहादुर शाह द्वितीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रामीण समुदाय के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन से थे। यहाँ पर आपके ऑप्शन है खेतीहर किसान, पंचायत और गांव का मुखिया। दूसरा ऑप्शन है आपके पास खेतीहर किसान, जमींदार या गांव का मुखिया। तीसरा ऑप्शन है आपके पास खेतीहर किसान, राजा और जमींदार। और चौथा ऑप्शन है आपके पास खेतीहर किसान, मंत्री और गांव का मुखिया। तो इसका राइट आंसर है खेतीहर किसान, पंचायत और गांव का मुखिया। ग्रामीण समुदाय की जो 3 महत्वपूर्ण घटक माने गए हैं वो है खेतीहर किसान, पंचायत और गांव का मुखिया। यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण चीज याद रखना है, गांव के मुखिया को क्या कहते थे, मुकद्दम भी कहा जाता है या उन्हें मंडल भी कहा जाता था। ठीक है, ये 3 ग्रामीण समुदाय के 3 महत्वपूर्ण घटक से तात्पर्य 3 महत्वपूर्ण स्रोत थे, जो खेतीहर किसान जिसे हम कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण है, और पंचायत। उस समय पंचायत के बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से जानते ही हैं, है ना, गाँव में पंचायत का कितना महत्व है ना, तो ये महत्वपूर्ण थी। और तीसरा था गांव का मुखिया, जो पंचायत का मुखिया होता था, जिसको मुकद्दम भी कहा जाता था। ये तीनों महत्वपूर्ण घटक माने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक राजनीतिक सामाजिक प्रथा के अंतर्गत वह व्यक्ति जो एक क्षेत्र की भूमि का मालिक होता था, जो खेती करने वालों से कर अर्थात टैक्स वसूलता था, मुगल काल में उन्हें क्या कहा जाता था। ऑप्शन है आपके पास जमींदार, पटवारी, रैयत या मुंशी। तो उसको हम क्या कहते थे, जमींदार। हमारे चैप्टर का नाम भी है किसान, जमींदार और राज्य, तो ये वही जमींदार है। ठीक है, जो भूमि का मालिक होता था, किसी एक क्षेत्र की भूमि का मालिक होता था और वह उनसे टैक्स भी वसूलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सही जोड़ी। ठीक है, सही जोड़ी आपको ए भाग में दे रखा है, मुगल कालीन दरबारी इतिहासकार। फिर दे रखा है मुगल साम्राज्य की स्थापना, ग्राम पंचायत का मुखिया, बाबरनामा और फिर। और ऊपर दे रखा है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको, बाबर, हाथी, 1526 ईस्वी, मुकद्दम और अबुल फजल। ठीक है, तो पहला है आपका मुगल कालीन दरबारी इतिहासकार। तो कौन है मुगल कालीन दरबारी इतिहासकार, अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल मुगल कालीन दरबारी इतिहासकार माना जाता है। और अभी हमने पढ़ा यह अकबरनामा का रचनाकार भी है या आइन ए अकबरी के रचनाकार भी माने जाते हैं। नेक्स्ट है आपका मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1526 ईस्वी में, सन याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, देखो यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं कुछ बच्चे, मुगल साम्राज्य की स्थापना वैसे बाबर ने की थी, इसमें बाबर भी ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर बाबरनामा भी दे रखा है, इसलिए बाबरनामा में बाबर आएगा और ग्राम पंचायत का मुखिया में आएगा आपका मुकद्दम। अभी हमने पढ़ा था ग्राम पंचायत का मुखिया मुकद्दम कहते हैं, उसको मंडल भी कहते हैं, तो बाबरनामा बाबर हो जाएगा। अब लास्ट बचा है आपका फिल, हाथी को कहा जाता है फिल, है ना, एक ही ऑप्शन बचा है आपका, देख लीजिएगा। बिल्कुल, ये सही जोड़ी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 12। यहाँ पर आपको विशेष निर्देश दे रखे हैं, एक से अधिक या सभी विकल्प सही हो सकते हैं। ये जो भाग आपको यहाँ पर बता रखा है, आपका अब अभ्यास कार्य शुरू हो रहा है। अभी तक जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 11 तक के, वो आपके टेस्ट के क्वेश्चन थे, जिसमें आपको अंक आवंटित किए गए थे। 25 अंक का टेस्ट आप पूर्ण कर चुके हैं। अब आपको अभ्यास कार्य में भाग लेना है। अभ्यास कार्य में जो क्वेश्चन दे रखे हैं आपको वस्तुनिष्ठ के तहत, यही आपके निबंधात्मक क्वेश्चन में भी काम आएंगे, तो आप इनका विशेष रूप से अवलोकन करिएगा। और जो पॉइंट्स दे रखे हैं, ये पॉइंट्स ही इस प्रश्न के आंसर बन जाएंगे। ओके, और एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। दहसाला बंदोबस्त की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। दहसाला बंदोबस्त, अभी मैंने आपको कहा था क्वेश्चन 4 से 5 नंबर में आता ही आता है। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, भूमि को नापने के लिए रस्सी के स्थान पर बांस के टुकड़ों का इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट है
इस व्यवस्था के तहत पैदावार का 1/3 भाग लगान के रूप में लिया जाता था। तीसरा है भूमि के क्षेत्रफल की इकाई बीघा को माना गया। चौथा ऑप्शन है इस व्यवस्था के तहत किसानों से लगान सिक्कों के रूप में वसूला जाने लगा। और पांचवा है इस व्यवस्था के तहत पिछले 10 वर्षों की उपज के औसत के आधार पर लगान की राशि निर्धारित की गई। तो यहाँ पर जितनी भी विशेषताएं विकल्प के रूप में दे रखी है वो सभी सही है। ओके, हम सभी सेलेक्ट करेंगे और यह पांचों जो विशेषताएं यहाँ पर बताई गई है यह धर्मशाला बंदोबस्त की मुख्य विशेषताएं तैयार हो गई आपकी। ठीक है, तो क्वेश्चन भी तैयार हो गया आपका वस्तुनिष्ठ के तहत। ओके, ये पांचों बिंदु आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा भूमि को नापने की रस्सी के स्तर पर 5 के टुकड़ों का इस्तेमाल किया जाता था, है ना। रस्सी आपको पता होगा जब शीत ऋतु होती है, जब ठंड ज़्यादा पड़ती है तो रस्सी सिकुड़ जाती थी, गर्मी में फैल जाती थी, तो रस्सी एक व्यवस्थित नाप नहीं था, तो उसके स्थान पर बांस के टुकड़ों का इस्तेमाल किया जाने लगा ताकि फिक्स रूप से जमीन की नाप की जा सके। और इस व्यवस्था के तहत 1/3 भाग लगान के रूप में लिया जाता था, है ना। तीसरा हिस्सा 1/3 हिस्सा लगान के रूप में वसूल किया जाता था। भूमि के क्षेत्रफल की इकाई बीघा को माना गया, है ना। भूमि के जो क्षेत्रफल की इकाई है उसको बीघा माना गया है। ओके, और इस व्यवस्था के तहत किसानों से लगान सिक्कों के रूप में वसूला जाने लगा। चांदी पर्याप्त मात्रा में आने लग गई थी तो कई प्रकार के चांदी के सिक्के भी उस समय चलते थे। और इस व्यवस्था के तहत सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी, इस व्यवस्था के तहत पिछले 10 वर्षों की उपज के औसत के आधार पर लगान की राशि निर्धारित की गई थी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप जरूर इसको तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका क्या थी। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, इस काल में महिलाएं कृषि उत्पादन प्रक्रिया में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करती थी। बिल्कुल करती थी। नेक्स्ट है, इस काल में महिलाएं कृषि कार्य के अतिरिक्त दस्तकारी के काम जैसे सूत काटना, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी साफ करना, कपड़ों पर कढ़ाई करना आदि कार्य करती थी। बिल्कुल करती थी। महिलाओं को मासिक धर्म की अवधि में खेतों में जाने की मनाही थी। बिल्कुल, यह भी मनाही थी, है ना। विशेषकर बंगाल में यदि आप देखेंगे तो पान के और जो बगीचे होते थे वहाँ पर महिलाओं को जाना पूरी तरीके से निषेध था। नेक्स्ट है आपका, खेतों में पुरुष लोग जुताई और हल चलाने का काम करते थे और महिलाएं खेतों में बुआई, निराई और कटाई का काम किया करती थी। बिल्कुल, ये सभी काम जो आपको हैं 4 ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, ये चारों काम महिलाएं करती थी। ये आपका एक और क्वेश्चन तैयार हो गया है, कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका। इन 4 बिंदुओं पर यदि आप लिख देंगे तो आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। तो एक और निबंधात्मक क्वेश्चन आपका तैयार हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइन ए अकबरी के आधार पर कृषि के बारे में जानने में क्या समस्याएं आती है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी आपका। आइन ए अकबरी के आधार पर कृषि के बारे में जानने में क्या समस्याएं आती है। ठीक है, अब कृषि के बारे में क्या जानकारी मिलती है हम आइन ए अकबरी से, पॉइंट्स आपको दे रखे हैं ना। क्या क्या समस्याएं आती है वो समस्याएं यहाँ पर बता रखी है। संख्यात्मक आंकड़ों में समानताएं नहीं। बिल्कुल, वास्तविकता में संख्यात्मक आंकड़ों में समानताएं नहीं है। सभी राज्यों के आंकड़े एक पद्धति के अनुसार एकत्रित नहीं किए गए हैं। बिल्कुल नहीं किए गए हैं, है ना। अलग अलग राज्यों के अलग अलग आंकड़े हैं उसमें। मूल्य और मजदूरी जैसे महत्वपूर्ण आंकड़ों पर प्रकाश नहीं डाला गया। बिल्कुल, मूल्य और मजदूरी भी हर राज्य की अलग अलग इसमें बताई गई है, तो निश्चित है इससे भी कन्फ्यूजन पैदा होता है। आइन ए अकबरी में मूल्यों और मजदूरी की सूची सीमित क्षेत्रों की ही मिलती है। जहाँ की भी मिलती है, विशेषकर आगरा जो इनकी राजधानी था उनके और आसपास के क्षेत्र की ही जानकारी इस आइन ए अकबरी में मिलती है। तो सीमित क्षेत्रों की जानकारी से ही समस्या पैदा होती है। अन्य भागों की मूल्य और मजदूरों की जानकारी अप्राप्त। बिल्कुल, अन्य भाग जो थे राज्य, तो जो राजधानी से दूर के जो राज्य थे उनके बारे में मूल्य और मजदूरों की जानकारी अप्राप्त है इस ग्रंथ में। ये समस्याएं, कृषि के बारे में जब हम जानकारी एकत्रित करेंगे तो हमें इन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जो यहाँ पर बताया गया है। तो एक और क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण तैयार हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विचाराधीन काल में सिंचाई के क्या क्या साधन उपलब्ध थे। सिंचाई आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, है ना। ऑप्शन है आपके पास, वर्षा का पानी, नदियां एवं नहर, कुआं एवं तालाब और नलकूप। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, वर्षा के पानी से भी सिंचाई की जाती थी, नदियां एवं नहर के माध्यम से भी सिंचाई की जाती थी और कुआं और तालाब के माध्यम से भी सिंचाई की जाती थी। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है नलकूप, जिसको हम ट्यूबवेल कहते हैं। ये वर्तमान में ही आप देख पा रहे हैं। तो ये विचाराधीन काल में या मुगल काल में या 16वीं से 17वीं शताब्दी में जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस समय नलकूप के साधन उपलब्ध नहीं थे। ठीक है, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण
एक चित्र भी दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। ये चित्र जो दिख रहा है आपको काहे का है, ये चित्र है आपका रहट का, है ना। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, यह रहट की संरचना यहाँ पर बताई गई है। यह मुगल काल में विशेष रूप से सिंचाई के साधनों में इसका भी इस्तेमाल किया जाता था। कुओं से इससे पानी खींचने के लिए इस रहट का इस्तेमाल किया जाता था। इसमें रस्सी के 2 गोलाकार फंदे बने हैं, है ना, जो कुएं की गहराई के मुताबिक लंबे होते थे। इन फंदों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर लकड़ी के गुटके लगाए जाते थे और इन गुटकों पर घड़े बांध देते थे, ठीक है। लकड़ी के गुटकों और घड़ों से बंधी इन रस्सियों से कुएं के ऊपर का पहिया लटकाया जाता था और इससे पानी ऊपर खींचा जाता था। इसका इसकी विस्तृत जानकारी भी आप बुक में प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विचाराधीन काल में मौद्रिक कारोबार को अहमियत की विवेचना उदाहरण सहित दीजिए, ठीक है। या तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, या 16वीं 17वीं शताब्दियों में मौद्रिक व्यापार के महत्व को उदाहरण सहित समझाइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका विचाराधीन काल कह सकते हैं, मुगल काल कह दे या मध्यकाल कह दे, है ना। इनमें जो कृषि व्यवस्था में मौद्रीकरण अर्थात मुद्राओं का उल्लेखनीय विकास हुआ था, है ना। मौद्रिकीकरण मतलब मुद्राओं का ज़्यादा प्रचलन शुरू हो गया। इसके पहले आप सब अच्छी तरीके से जानते थे, इसकी जो पहली विशेषता दे रखी है, वस्तु विनिमय पर आधारित अर्थव्यवस्था का स्थान मुद्रा व्यवस्था ने ले लिया, है ना। पहले वस्तु विनिमय होती थी, है ना, एक वस्तु दूसरे वस्तु, जो आवश्यकता नहीं होती थी वस्तु उसको दे दी जाती थी और जो उसके पास जो होती थी वो वस्तु हम ले लेते थे। ऐसे वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। लेकिन जब मुद्राओं का प्रचलन शुरू हुआ तो उसके स्थान पर मुद्रा अर्थव्यवस्था ने ले लिया। मुगल काल में यह महत्वपूर्ण परिवर्तन आया था, ठीक है, जिससे मुद्रा प्रसार में क्या होने लग गई, वृद्धि होने लग गई। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भू राजस्व प्रणालियों के अंतर्गत खेतिहर किसानों एवं प्रजा को ये सुविधा दी गई कि वह अपना राजस्व का भुगतान नगद भी कर सकते हैं, है ना। उनको ऑप्शन दे दिया गया, तो नगद भी मुद्राओं के रूप में भी कर वसूला जाने लगा, जिससे मौद्रिक कारोबार बढ़ता चला गया। नेक्स्ट है, निर्यात के लिए विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करने वाले दस्तकारों को उनकी मजदूरी का भुगतान या अग्रिम भुगतान नगद मुद्राओं के रूप में किया जाने लगा, अग्रिम भुगतान किया जाने लगा। दस्तकारों के बारे में भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जो खेती के साथ साथ कई प्रकार के घरेलू जो उद्योग होते हैं, है ना, उनका जो काम करते थे वो सभी दस्तकार होते थे, कढ़ाई का, बुनाई का, है ना, ये सभी दस्तकारों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है, व्यावसायिक फसलों कपास, रेशम, दलहन, तिलहन के उत्पादन में भी मौद्रिक कारोबार में वृद्धि होने लग गई, है ना। और लास्ट पॉइंट है आपका, वैदेशिक व्यापार के कारण भारत में पर्याप्त मात्रा में चांदी आने लगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, वैदेशिक व्यापार, जब पड़ोसी देशों से व्यापार किया जाने लगा तो वहाँ से जब पर्याप्त मात्रा में चांदी आने लगी, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में तो चांदी उपलब्ध नहीं थी, चांदी के भंडार उपलब्ध नहीं थे, लेकिन वैदेशिक व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा किया जाने लगा, जिससे भारत में पर्याप्त मात्रा में चांदी आने लगी। इसी कारण चांदी के सिक्कों का उपयोग भी ज़्यादा होने लगा, इससे मौद्रिक व्यापार को बढ़ावा मिला। ओके, हमारा टेस्ट एवं अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। अब हम इसको सबमिट करेंगे। सबमिट के बाद आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है व्यू स्कोर। हम व्यू स्कोर पर जाते हैं। आप देख पा रहे हैं 25 आउट ऑफ 25 अंक अर्जित कर चुके हैं। तो निश्चित ही जो हमने अभी टेस्ट एवं अभ्यास कार्य हल किया है, तो ये पूरी तरीके से सभी क्वेश्चन हमारे सही हैं। ये टेस्ट एवं अभ्यास कार्य में यदि आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक उपलब्ध करवाई गई है। आप उस लिंक पर जाकर स्वयं टेस्ट में भाग ले सकते हैं और अपना स्वमूल्यांकन कर सकते हैं। आप मेरे YouTube चैनल योर डेस्टिनेशन को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें यदि पसंद आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।